हाँ तो दोस्तों, हम चल रहे थे गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर पर और हमने कराया था इसमें पहला अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं आज दूसरा अनुप्रयोग। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर शीट यानी कि ठीक है, अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये है हमारा आज का अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है, तो पहला हमने करा दिया था और ये दूसरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास एक समान विस्तार, एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित क्या है, चादर होगी। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये रही चादर, ये है हमारे पास चादर और ये है प्लस क्यू द्वारा आवेशित। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने प्लस क्यू आवेश, जिससे हमने इसे आवेशित कर दिया है। और इस पर जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है, जो कि कितना होगा, Q/A होगा। और इस चादर पर हमने क्या लिया है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व लिया है। ठीक है, अब देखिए इससे, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हमने P लिया है और इस बिंदु P पर ही हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है E। ठीक है, इस P बिंदु पर ही, क्या बिंदु है ये, P बिंदु पर। अब देखिए ये जो है शीट से कितनी दूरी पर है, ये रहा शीट, और इस शीट से कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो आवेश होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगती ही तब है। तो हम एक काम करेंगे, स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है इससे होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे हम, जो कि कैसा है, बेलनाकार होगा। तो हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है ये। ठीक है, ओके। और इसका जो क्षेत्रफल लिया है हमने, ये क्या लिया है, इसको ले लेते हैं A। क्या लिया पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका A ले लिया है, यानी क्या कह सकते हैं इसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिया है हमने। ठीक है, क्या लिया हमने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिया है। अब दोस्तों इतनी ही दूरी पर एक और बिंदु P' मानना होगा हमें, सममिति के लिए, सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, एक और मान लेते हैं इधर। ठीक है, चलिए तो हमने सिमेट्री के लिए एक और हमने बिंदु P' माना है, और ठीक उतनी ही दूरी पर माना है r दूरी पर। ठीक है, लेकिन शीट के दूसरी ओर माना सममिति के लिए, यानी सिमेट्री के लिए। चलिए P' हो गया, P हो गया। अब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, पूरे का A होगा। ठीक है, चलिए ये इसके आर पार है, इसलिए मैं इसको डॉटेड दिखा रहा हूँ और यहाँ से इसको डार्क दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये इसके आर पार है, शीट के आर पार। जैसे मान लीजिए कागज है, कागज में से आर पार निकाल दिया हो, इस तरीके से ये। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड दिखाया। चलिए अब सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस बेलन के पृष्ठों को देखते हैं, कितने पृष्ठ हैं इसमें। देखिए एक तो ये समतल पृष्ठ है, एक ये समतल पृष्ठ है, और एक इसका ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है इसका। तो तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला पहले कुल विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। उन सबको जोड़ देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम क्या निकाल सकते हैं, तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या मान लेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ लिख देंगे हम। ये गॉसियन पृष्ठ है जो कि कैसा है, बेलनाकार है। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो उसके लिए हम एक संग डायरेक्ट पूरी यानी पूरी की पूरी सतह से एक साथ तो निकाल नहीं सकते, पहले छोटे से क्षेत्रफल से निकालेंगे फ्लक्स कितना गुजर रहा है
और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे पृष्ठ से गुजर जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस पर छोटा सा क्षेत्रफल हमने डी ए माना, तो इस पर तीव्रता की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी, ई वेक्टर की दिशा भी ये रहेगी, और क्षेत्र सदिश आपका डी ए वेक्टर भी क्या रहेगा, इधर रहेगा। मीन्स कह सकते हैं थीटा बराबर क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इस पर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये आएगी, और इस पर भी अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लें तो इसके कारण जो डी ए वेक्टर रहेगा, क्षेत्रफल सदिश जो रहेगा वो डी ए वेक्टर वो भी क्या रहेगा, इधर रहेगा। मीन्स यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक छोटा सा पृष्ठ डी ए। अब इस पर तीव्रता की दिशा तो रहेगी इधर, और परंतु इस पर क्षेत्र सदिश रहेगा ऊपर, तो यहाँ एंगल कितना हो गया, यहाँ एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एंगल क्या हो गया, 90। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसके लिए प्रश्न लगाएंगे ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 क्या रहेगा 1, इधर भी ई डी ए कॉस 0, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे वक्र पृष्ठ के लिए, ई डी ए कॉस 90 आएगा, कॉस 90 का मान 0 आएगा। तो कह सकते हैं पहले हम तीनों प्रश्नों के लिए निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे हम डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से होकर या अवयवों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, गुजरने वाला फ्लक्स तो कितना आएगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, डी फाई मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमारे 3 प्रश्न हैं तो तीनों के लिए निकाल लीजिए, ई डी ए प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दूसरे पृष्ठ के लिए, और तीसरा पृष्ठ भी हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिए ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला समतल पृष्ठ, एक ये समतल पृष्ठ, और तीसरा वक्र पृष्ठ, तो तीनों के लिए निकाल दिया मैंने। चलिए इधर देखते हैं, ये पहला हम क्या ले रहे हैं, ये समतल पृष्ठ ले रहे हैं हम। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इधर क्या है, थीटा 0 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0। फिर ये हम दूसरा वाला पृष्ठ ले लेते हैं समतल पृष्ठ, और ये क्या है, इसके लिए भी ई डी ए कॉस 0 होगा इसके लिए भी। और ये तीसरा हमने लिया वक्र पृष्ठ के लिए पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ यहाँ पर एंगल कितना 90 है, तो यहाँ लिख देंगे ई डी ए कॉस 90। अब दोस्तों यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, ई डी ए और कॉस 0 1, ऐसे यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 ये भी 1 हो गया, और इधर हमारा कॉस 90 की वजह से क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या है कि वक्र पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरा, क्योंकि इसके छोटे से क्षेत्रफल से देखा हमने फ्लक्स वो 0 आ रहा है, तो पूरे पृष्ठ से भी गुजरने वाला फ्लक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए अब जितना भी इस गॉसियन पृष्ठ से टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो केवल इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस से गुजरेगा, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला 0 आ गया। ठीक है, चलिए तो हम इन दोनों को ये ऐड कर लेते हैं, कुल फ्लक्स हमारा निकल के आ जाएगा 2 ई डी ए। ओके, अब हमें निकालना, देखिए ये तो छोटे छोटे क्षेत्रफल और जो छोटे छोटे क्षेत्रफल सदिश लिए हमने, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है। अब हमें निकालना पूरे गॉसियन पृष्ठ से, हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उसको क्या मान लेते हैं हम, फाई मान लेते हैं, कुल फ्लक्स है ये, और ये क्या रहेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन कर दो, यानी जो छोटे छोटे क्षेत्रफलों से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स आया उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। डी फाई की वैल्यू हमें ऊपर दे रखिए ई 2e डी ए, और यहाँ से हम 2e को कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन डी आ जाएगा। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और हम ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको। चलिए क्या है, कुल फ्लक्स फाई का मान कितना आया 2e, और इंटीग्रेशन डी ए क्या है हमारा, इंटीग्रेशन डी ए, देखिए डी ए हमारा कौन सा क्षेत्रफल है, ये छोटा क्षेत्रफल मान लो, ये वाला ये, और इंटीग्रेशन डी ए मतलब ये पूरा पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ पूरा, और इसको क्या माना हमने, पूरा पृष्ठ ए मान रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और यहाँ हमने क्या माना है,
इंटीग्रेशन डी ए को क्या माना है हमने, ए माना है, ठीक है, ओके। चलिए तो फाई का मान कितना है, 2e आ गया और यही हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो सदैव Q/ε0 होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों ही एक ही बात को बता रही हैं, क्या है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है ये और ये भी। तो इसका मतलब दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 2e की वैल्यू होगी वो Q/ε0 के बराबर होगी। और हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, तो ये हो जाएगा हमारा Q/2ε0A। हो गया कि नहीं होगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम E बराबर Q। अब Q की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से Q बार निकालेंगे तो सिग्मा ए, भाई क्या माना था मैंने, सिग्मा क्या माना था, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व में अगर आप यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो यहाँ आप लिख देंगे सिग्मा ए अपॉन 2ε0A और यहाँ लिख देंगे इसका रीजन, क्योंकि सिग्मा बराबर Q/A पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। और A से हमारा A कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर कितना जाएगा, σ/2ε0। बस यही होगा हमारा पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। यही होता है हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म, ठीक है। और इसके बाद हम लेते हैं एक और एप्लीकेशन, इसका लास्ट बचा हुआ, ठीक है। और जो इससे एक और एप्लीकेशन है जो कि 30% में कट गया, मैं उसे नहीं करा रहा हूँ। जो 30% कटा हुआ सिलेबस है उसका एक भी टॉपिक हम नहीं कराएंगे, जो बचा हुआ 70% है उसी के सारे टॉपिक लेंगे हम। तो इससे अगला वैसे देखा जाए तो बुक में जो दे रखा है गोलीय कोश वाला वो कट चुका है, इसलिए मैं उसे नहीं कराऊंगा। जो अब जो बचा हुआ उसे करा देता हूँ लास्ट जो है, ठीक है। कटा हुआ सिलेबस में बिल्कुल नहीं कराने वाला, निश्चिंत रहिए आप। चलिए देख, तो ये है हमारा लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है। क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी में फिर हम आगे लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, कूलाम का नियम की उत्पत्ति भी हम इसी गॉस के अनुप्रयोग से कर देंगे, ठीक है। तो गॉस का अनुप्रयोग पहले क्या बताएंगे, इसमें हम बिंदु यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले हम, और फिर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाएगी। क्लियर है इतना। तो चलिए सबसे पहले करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे करेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको मानना होगा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई +Q आवेश है जिसके कारण हमें कुछ दूरी r पर बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, इस आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यही हमारा क्या टॉपिक, ठीक है। हमें P बिंदु पर क्या निकालना है, +Q आवेश की वजह से तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैसे दोस्तों वैसे तीव्रता का मान होता कितना है आपको पता होगा, E बराबर 1/4πε0, ठीक है। Q/r² होता है, इतना आपने पढ़ रखा है, पहले चैप्टर में ही कराया था हमने। लेकिन आज इसी फॉर्मूले को हम दोबारा से निकालेंगे, और वो किससे निकालेंगे, गॉस की प्रमेय से निकालेंगे। यही है हमारा आज का टॉपिक। क्लियर है, ठीक है। हमें फिर से ये निकालना है सूत्र, तो कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आवेश कहाँ होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ, और ये कैसा है, ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाइए यहाँ से, और हम इसको क्या कर देते हैं, बंद पृष्ठ के अंदर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्मॉल r त्रिज्या का O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर एक क्या खींच देंगे, गोला खींच देंगे। और यही क्या हो जाएगा, हमारा गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा, गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा, ठीक है। और इस P बिंदु पर ही हमें क्या निकालनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे dA, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेंगे, और इस dA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। और उसके बाद इंटीग्रेशन करके फिर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे।
जैसे ही फ्लक्स निकल जाएगा फिर तीव्रता तो निकल ही जाएगी। तो तीव्रता निकालनी है ना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा। तो आइए पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। पहला हम एक देखते हैं कि यहाँ पर देखिए तीव्रता की दिशा क्या रहेगी, इधर रहेगी, और इस बिंदु पर जब हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे डी ए वेक्टर, तो वो भी क्या रहेगा, इधर ही आएगा। मीन्स यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो वो होगा हमारा डी फाई, मान लेते हैं इसको। फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो ई डी ए कॉस, और कितना है कॉस थीटा 0, कॉस थीटा आता है और थीटा हमारा 0 है। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं डी फाई का मान कितना आ गया, ई डी ए आ गया, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ठीक है। इतना आ गया हमारा। तो ये केवल कितना है, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, और हमें निकालना है पूरे गॉसियन पृष्ठ से। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका सिंपल। तो क्या करेंगे हम, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो कितना होगा, वो मान लीजिए फाई है। तो कैसे निकालोगे, इस डी फाई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसका मतलब क्या है, ई डी ए है, और यहाँ से जब हमने ई को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी ए रह गया। अब यहाँ से आपको देखना है कि इंटीग्रेशन डी ए का क्या करना है इसका। देखिए डी ए क्षेत्रफल इतना है, और इंटीग्रेशन डी ए मतलब पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्र, और ये कैसा है, गोलाकार है, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया, और पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इंटीग्रेशन डी ए को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ इसका रीजन दे देंगे कि इंटीग्रेशन डी ए क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। आई थिंक आपको कितना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो गॉस की प्रमेय पता है क्या होती है, और उसके हिसाब से किसी संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लिख देंगे, परंतु गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, गॉस प्रमेय के अनुसार कि फाई बराबर जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होगी सेकंड, और समीकरण 1 और 2 एक ही चीज को बता रही है, तो दोनों क्या करते हैं, हम बराबर कर दें। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का मान किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और हमें क्या निकालना था, तीव्रता E निकालनी है, तो इसको ले जाएंगे बाकी को इधर। तो 1 अपॉन 4 पाई को नीचे ले गए हम, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है ही नीचे, और ऊपर है Q, और इस आर स्क्वायर को ले गए नीचे, हो गया। यही तो होता है दोस्तों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लिखा था मैंने, और आपको याद होगा क्या होता है, तीव्रता का मान कितना होता है, इतना ही तो होता है। ठीक है, हो गया प्रूफ। ओके, यही तीव्रता का सूत्र है। ओके, बताइए है या नहीं, आप खुद बताइए। अब हमको क्या करना है, इसी में हम आगे बढ़ा देते हैं, कूलम के नियम को भी निकाल देते हैं। अगर दोस्तों अगर तीव्रता निकालने के लिए आए तो यहीं छोड़ देंगे आप, और अगर कूलम का नियम भी आ जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आप देखते हैं क्या है, आप निकालते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम सिद्ध करेंगे हम यहीं से, कूलम का नियम। देखो दोस्तों, कूलम का नियम क्या था, कूलम का नियम जो होता है वो कोई भी किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले उन विद्युत बल को बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक और बल, एक आवेश होना चाहिए। यहाँ केवल हमारे पास एक ही आवेश है, तो विद्युत बल लगेगा ही क्यों। ठीक है, तो विद्युत बल
कोई दो आवेशों के बीच ही तो लगता है, इसका मतलब हमें एक और आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और आवेश को रख देंगे, इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, इस बिंदु P पर एक और परीक्षण धनावेश Q नोट की कल्पना की है। तो मान लीजिए एक और परीक्षण धनावेश है जिसको हमने बिंदु P पर रख दिया, और बिंदु P पर रखा है, और बिंदु P पर तीव्रता का मान कितना है, इतना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी आवेश को रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। जब भी हम विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, यानी कह सकते हैं ई विद्युत क्षेत्र के अंदर Q नोट आवेश को रखते हैं तो उस पर सदैव एक बल लगता है, और उस बल का मान कितना निकलता है, F बराबर Q नोट E होता है। जानते हैं आप सभी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने, E बराबर F अपॉन Q नोट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र E में जब आप Q नोट आवेश को रखते हैं, विद्युत क्षेत्र E में Q नोट आवेश को रखते हैं तो सदैव उस पर बल जो लगता है, विद्युत बल, उसको हम F बराबर Q नोट E लिखते हैं। और F बराबर Q नोट और E का मान कितना आया, इतना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, देखिए F बराबर, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं, कमेंट करके बताइए, लिखा जा सकता है ना। बस तो यही तो है, यही कूलाम का नियम है, तो लिख देंगे हम कूलाम का नियम है। तो अब बताइए, हो गया कूलाम का नियम किससे दिया, नहीं हो गया, बताइए। वहाँ क्या था कूलाम के नियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या था, अरे Q1 था पहला आवेश, Q2 था दूसरा आवेश, तो यहाँ पर मैंने पहला आवेश Q माना है, दूसरा Q नोट माना है। तो एक तरीके से ये भी क्या है, कूलाम का नियम ही तो है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। अब हम इसके न्यूमेरिकल लेकर आएंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो बताइए इतना क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे कहाँ जा रहे हो, लाइक तो करके जाओ। ठीक है, करो लाइक अभी। ठीक है।